टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगामी चुनाव में किस तरह से किस पार्टी का प्रभाव रहेगा और कौन सी पार्टी जीत सकती है और किन किन पार्टियों में टक्कर है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर ज्योतिषाचार्य का, वो भी सुनाएंगे। और साथ ही ज्योतिष अंग विद्या के अनुसार कौन सी पार्टी को विजय प्राप्त हो सकती है इस बार, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में पंडित शिप्रा सचदेव का, आइए सुनाते हैं आपको। ओम गणपति। इलेक्शन का माहौल गरमा गया है और लोगों के मन में कौतूहल है कि इस बार कौन सी पार्टी विजय पताका के करीब जाती हुई दिखाई दे रही है। आइए ये परिचर्चा ज्योतिष के अकॉर्डिंग करते हैं। वैसे तो बहुत सी पार्टी इलेक्शन में खड़ी है, परंतु कांटे की टक्कर एक दूसरे को इस बार सिर्फ दो ही पार्टी देती हुई दिखाई दे रही है, एक समाजवादी पार्टी और दूसरी बीजेपी पार्टी। इसकी परिचर्चा हम दो तरीके से करेंगे, एक अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग और दूसरा पार्टी के मुखिया की कुंडली के अकॉर्डिंग। अगर हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं तो जो समाजवादी पार्टी का अंक योग आ रहा है वो है 38, टोटल नंबर 11, फाइनल अंक योग 2। और बीजेपी की बात करते हैं तो उनका नंबर आ रहा है 47, कैलकुलेशन के बाद 11 और फाइनल अंक योग 2। यानी कि दोनों ही पार्टी का जो फाइनल अंक योग आ रहा है वो 2 नंबर आ रहा है। 2022 की अगर हम बात करते हैं तो इस बार 2022 है, 2 नंबर 3 बार आ रहा है, अंक योग 6 आ रहा है। तो इस बार 2 नंबर की अधिकता आ रही है, यानी 2 नंबर 3 टाइम्स आ रहा है, जिसके कारण समाजवादी और बीजेपी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आती हुई दिखाई दे रही है, एक दूसरे को टक्कर देंगी और लगभग एक दूसरे के करीब रिजल्ट देती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ज्योतिष के अकॉर्डिंग कुंडली की बात करते हैं तो जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनका जो लग्न आ रहा है वो कन्या लग्न आ रहा है। इस समय उनकी दशा केतु की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है और शनि की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है 22 अप्रैल तक, जो कि अच्छा रिजल्ट देती हुई दिखाई दे रहा है, क्योंकि कन्या लग्न में जो शनि है वो पंचमेश है, बैठा भी 10th हाउस में हुआ है और सूर्य चंद्रमा शनि और केतु के साथ युक्ति बना रहा है। इस बार अच्छी बात यह है कि उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया, जिसके कारण रिजल्ट्स कुछ फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रुगण काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, परंतु बहुत सी चीज़ों को ये कंट्रोल करके ले जाएंगे। शनि की कृपा दृष्टि अगर इनके ऊपर बन गई तो बहुत सी चीज़ें इनकी अच्छे रिजल्ट देती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बीजेपी के लीडर यानी मुखिया की बात करते हैं तो उनकी सिंह लग्न की कुंडली है, इस समय उनकी दशा भी बहुत अच्छी चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है और प्रत्यंतर दशा बुध की चल रही है। और उनका बुध जो है वो भी 10th हाउस में प्लेस्ड है, सूर्य शनि और बुध की युक्ति बनी हुई है। सूर्य काफ़ी लीडिंग पोजीशन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, बृहस्पति की दशा के कारण चीज़ें काफ़ी अच्छी आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसीलिए दोनों ही पार्टी लगभग एक दूसरे को मेजर टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही मुखिया अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार जो चीज़ें आएंगी फाइनल, वो कौन सी जगह पे कौन सा कैंडिडेट खड़ा है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि पार्टी के अंक योग की बात अगर कर रही हूँ या पार्टी के लीडर्स की बात कर रही हैं तो वो सबकी कुंडली बहुत सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। इससे काफ़ी चीज़ें कौन सी जगह पे कौन सा कैंडिडेट खड़ा है उसके भाग्य और उसकी कुंडली पे बहुत सी चीज़ें निर्भर करेंगी। लगभग कांटे की टक्कर रहेगी, रिजल्ट आसपास रहेगा। हो सकता है कि बहुत मेजर डिफरेंसेस दोनों में ही ना आए, लगभग आसपास का रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आशा करती हूँ ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सचदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जय माता दी। संगमनगरी प्रयागराज में आज ट्यूलिप इन होटल में आज शहर दक्षिणी के प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने अपने कल नामांकन करने की भी इच्छा जाहिर करी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं आपको। साथ ही उन्होंने मौजूदा विधायक पर भी जमकर निशाना साधा है। कोई विरोध नहीं कर रहा। देखिए एक बात होता है ना, कुछ दिन के लिए होता है भाई, हम भी टिकट मांग रहे हैं, आप भी मांग रहे हैं। परवेज भाई मेरे बड़े भाई हैं,
मेरा 20 नहीं 25-30 साल से संबंध है। शशांक त्रिपाठी जी मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। आप बब्बन दुबे जी की बात कर ली, वो हमारे भी दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और इसलिए कोई दुखी नहीं है। देखिए बगल बैठे हैं दुर्गा गुप्ता जी, ये भी टिकट मांग रहे थे लेकिन साथ में हैं। राष्ट्र यही एक समाजवादी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सब लोग साथ मिलकर अपना रहते हैं, खून पसीना लगाने के लिए तैयार हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए। कल आपका विरोध हुआ था उनसे दक्षिणी एरिया में, कई लोगों ने वो एक आदमी जा रहा था, बताए विरोध कुछ नहीं हुआ था। देखिए आदमी नाराजगी जताता है अपने भाई से, हमको कोई दुख होगा तो मैं अपने भाई से बताऊंगा ना, बड़े भाई से बताऊंगा, छोटे भाई से बताऊंगा मुझे तकलीफ हुआ है। कोई विरोध नहीं कर रहा है, किसी तरह का कोई विरोध मेरा नहीं है। मुद्दों को लेकर आप केवल लोग भटका रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे विरोध हो रहा, कुछ विरोध नहीं हो रहा है। मुद्दों पर आपका अहम होगा तो आप शायद दक्षिणी के लिए क्या करेंगे? केवल अभी सबसे बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की जो बताया उन्होंने, उसकी व्यवस्था को ठीक करना है। हमारी सरकार बनते ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ऐलान करवा दूंगा, मुख्यमंत्री जी से, कि ये ऐलान कर दीजिए कि यहाँ पार्किंग अंडरग्राउंड बनाई जाए या वो बनाई जाए। मेन लड़ाई आपकी किससे रहेगी? अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा है, मैं खुद ही लड़ रहा हूँ, मैं किसी की लड़ाई हमारी नहीं है। मंत्री नंदी लगातार कह रहे हैं कि हमारा 83,000 घर में डायरेक्ट संपर्क, और आप दावा कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? उनका 83,000 घर में संबंध है ना, हमारा वो तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि हमारा वोट है। वो तो कहा एक बीज और कहे ना, आप नहीं देखा, ध्यान दिया कि नंदी नाम विश्वास का, आप बता रहे हैं कि हमारे ऊपर विश्वास करिए, हमारे ऊपर विश्वास करिए। वो अपने खुद ही बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं चंदे के लिए आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इससे आप लोगों से बढ़िया कोई जनबई नहीं करेगा कौन किसके लिए आया है और कौन किस लिए आया है। मैं सन 1981 में काम शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपनी मेहनत से करके यहाँ तक आया हूँ। न मैं पैसा कमाने आया हूँ, मैं खुद अभी आपसे मैंने एक अपील किया कि जितने भी लोग कमज़ोर टाइप के लोग हैं उनको मैं इस हैसियत में हूँ कि मैं उसको अच्छा व्यापार करा सकता हूँ। मंत्री नंदी ये भी कह रहे हैं कि मोती पार्क के बेसमेंट में वो पार्किंग बनवाएंगे, ऊपर गार्डन बनवाएंगे। अरे उन्होंने तो ये भी कहा था कि मकान किसी का नहीं गिरवाएंगे, सबका गिरवा दिया। ये भी तो सोच लीजिए। संगमनगरी प्रयागराज शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के कार्यकर्ता एवं जनता ने गीता निकेतन के पास सुंदरकांड का पाठ किया एवं भंडारे का आयोजन किया और शीर्ष नेतृत्व से तत्काल शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के लिए टिकट घोषित के लिए आग्रह भी किया। आइए सुनाते हैं किस तरह से यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ। ये भंडारा माननीय विधायक जी के समर्थकों के द्वारा कराया जा रहा है। हम सभी जो समर्थक हैं वो व्यथित और चिंतित हैं वर्तमान में, क्योंकि शहर उत्तरी के जो वर्तमान विधायक हैं उनके टिकट को लेकर के इतना चिंतन क्यों शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, ये समझ से परे है। सबसे बड़ी बात तो ये है जो मैं आपके माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात जो पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि 35,000 वोटरों से 35,000 वोट से जीता हुआ प्रत्याशी शहर उत्तरी का विधायक, इतिहास में इतने वोटों से कोई प्रत्याशी कभी नहीं जीता है। उसके टिकट पे इतना मंथन क्यों किया जा रहा है भाई साहब? इतने मंथन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रत्याशी जिसके नाम से ही जीत सुनिश्चित हो, आप कोई भी सर्वे करवा के देख लीजिए जनता किसके साथ है। आज हर शहर उत्तरी का हर आदमी भगवान से ये मन्नतें मांग रहा है, ये मनोकामना मांग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः जल्द से जल्द माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी को अपना प्रत्याशी घोषित करे। कि आप इंतज़ार करा रहे हैं, यह अपनी पार्टी और प्रत्याशी दोनों का नुकसान किया जा रहा है। मेरा शीर्ष नेतृत्व से विनम्र निवेदन है कि ऐसे बेदाग छवि वाले विनम्र सौम्य प्रत्याशी को जल्द से जल्द टिकट देने की कृपा करें। संगमनगरी प्रयागराज शहरी क्षेत्र में मतदान के प्रतिशत कम होने पर जिलाधिकारी प्रयागराज ने चिंता जताई और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको।
टेक्स हम लोग तैयार करेंगे जो 27 इसके अलावा जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, महिला है, उन सबके लिए हम अलग अलग कार्यक्रम करेंगे ताकि उनको प्रेरित कर सकें कि 27 संगम नगरी प्रयागराज करेला बाग स्थित फोर सीजन गेस्ट हाउस में प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के विधि प्रकोष्ठ मीरापुर मंडल अधिवक्ता समागम कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल का मुद्दा उठाया, जिस पर समागम के मुख्य अतिथि मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उत्तर प्रदेश फिर एक बार भाजपा की सरकार बनने पर अधिवक्ताओं की मांग पूरी करने का वादा किया। वहीं अधिवक्ता ने सभा चुनाव में राष्ट्रवाद मुद्दे पर मतदान का संकल्प लिया। अधिवक्ताओं की समस्या पर चर्चा करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं पर खतरा बना रहता है, इसीलिए प्रोटेक्शन बिल बहुत ज़रूरी है। फोर सीजन गेस्ट हाउस के हमारे मालिक सभी भाइयों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी मुराद अहमद मुराद यहाँ पर शेरो शायरी कह के गए हैं, तो 3 बजे के पहले मैं बेड पे नहीं गया, सुबह 6 साढ़े 6 बजे बेड छोड़ देता हूँ। उसका साइड इफेक्ट भी है, मैं यहीं बैठे बैठे थोड़ा झपकी भी ले रहा था। आज एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी मैं पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिले में 7623 बाज़ारें हैं। 75 जिले में 7623 बाज़ारें हैं। उन बाज़ारों में मैंने दौरा किया और दौरा करने के बाद आगाज कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में व्यस्तता थी। उस पे तुरंत बाद जैसे ही वो कार्यक्रम समाप्त होने ही वाला था, तो तुरंत आचार संहिता लग गई, तो फिर आके चुनाव में कूद पड़े। हालांकि अगर हम पूरे 5 साल की बात करें तो चुनाव लड़ने के बाद बहुत सारे लोग या नेतागण आराम करते हैं या सोचते हैं कि जब चुनाव 6 महीना बचेगा तब हम देखेंगे, लेकिन मैं पूरे 5 साल अपनी विधानसभा की एक एक घरों से जो रिश्ता बना है वो कायम रहे, मजबूत होता रहे, दिन प्रतिदिन और ऊंचाइयों पर पहुँचे और घनिष्ठता और प्रेम संबंध ये और घनिष्ठ और मजबूत हो, इसके लिए प्रयास करता रहता हूँ, इसके लिए काम करता हूँ। विधानसभा सीट, ये जो शहर दक्षिणी विधानसभा है, ये हो सकता है और हमारे जो सामने प्रत्याशी भाई खड़े हैं उनके लिए सीट है, विधानसभा सीट है, लेकिन विधानसभा शहर दक्षिणी का एक एक घर मेरा परिवार है और परिवार के सदस्य की तरह मुझे वो प्यार करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि सुख दुख में मेरी हाजिरी महसूस। लिफ्ट की बटन पेन से दबाता था आदमी, एक न छू ली, करंट से इतना डरता था, आदमी सोचता ऐसे करो भैया, ऐसे कोरोना हो जाएगा। ऐसे समय में एक महिला होकर के गांव गली मोहल्ले जहां जहां जिसने शिकायत कर दी वहां से सफाई भी कराना और वहां सैनिटाइजर कराना, सैनिटाइजेशन कराना। और आप देखे थे कि इस घर में कोरोना है तो पूरे मोहल्ले में बल्ली लग जाती थी, लॉक कर दिया जाता था और बगल वाला पन्नी लगाने के बाद तिरपाल लगा देता था कि कहीं हवा ना आ जाए, हमारे घर में कोरोना आ जाए। और कोई घर में छींक दिया, संयुक्त परिवार में देवरानी जेठानी में मान लो एक ने छींक दिया तो 4-5 लोग बहाना कर लेते, आज हमारा पेट खराब है, हम खाना ना खा। ऐसे समय पर हमने जारी किया व्हाट्सएप नंबर और लोगों ने मैसेज किया कि भैया हमें खाना पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप नंबर जारी करना आसान है, खाना बनवा देना आसान है, खाना पहुंचा देना भी आसान है। लोगों का विश्वास जीतना आसान नहीं है कि घर में देवरानी जेठानी में कोई छींक दे तो लोग खाना नहीं खा रहे, नंदी भैया के यहाँ से लोग खाना मंगवा के खाएं। ये विश्वास हमेशा बनाए रखना भाई, हमेशा बनाए रखना। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें
और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जीवन की अंतिम सांस तक और खून की अंतिम बूंद तक मेरी कोशिश होगी कि ये विश्वास टूटे ना, ये विश्वास खराब ना हो। हमेशा और हमेशा ऐसा काम करेंगे जिससे आपका माथा ऊंचा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। नंदी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगता है मंत्री जी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कांग्रेस की शहर दक्षिणी प्रत्याशी अल्पना निषाद ने आज महिलाओं के साथ मिलकर जनसंपर्क किया, तो वहीं उन्होंने महिलाओं के साथ बैठकर कांग्रेस और प्रियंका गांधी की नीतियों को बताया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। आरक्षण केंद्र में की सरकार बीजेपी की है, प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और केंद्र की सरकार ने 33% आरक्षण की जो बात विधानसभा संसद में हमारी जो महिला प्रतिनिधियां जो वहां पहुंचेंगी, 33% आरक्षण आज तक उन्होंने पास नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब सोनिया गांधी जी ने 33% आरक्षण का बिल लाया कि महिलाओं के हित में 33%, अगर 33% आरक्षण आप समझ रही हैं कि अगर हमारे 100 नेता संसद में पहुंच रहे तो उसमें से 33 महिलाएं होनी चाहिए और यह बिल आदरणीय सोनिया गांधी जी ने प्रस्तुत किया। लेकिन बीजेपी पार्टी के लोगों ने और अन्य पार्टी के, सपा पार्टी के जो नेताएं थे, उन्होंने समर्थन नहीं दिया और वो बिल आज भी पास नहीं हुआ। और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए प्रियंका गांधी जी ने पार्टी स्तर से ही महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमारी पार्टी से 40% महिलाएं जाएंगी और संसद में और उत्तर प्रदेश में राजनीति में भागीदारी करेंगी। तो उन्होंने जो ये फैसला किया ये ऐतिहासिक है और हम महिलाओं के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। उन्होंने देखा जिस प्रकार से हमारी महिलाएं चाहे घर में घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हो, चाहे बाहर उनसे किसी भी प्रकार की अभद्रता या बलात्कार उनके साथ हो रहा हो। अभी हम लोगों ने देखा प्रियंका गांधी जी जो उन्नाव रेप केस हुआ, हाथरस का आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से एक दलित परिवार की लड़की का रेप हुआ, उसके बाद उसको अंधेरे में पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में आधी रात को उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया कि ना बॉडी रहेगी, ना जांच होगा, ना कोई पकड़ा जाए, ना सजा हो। तो किस प्रकार से शासन और प्रशासन मिलकर ये काम किया, क्योंकि शासन के नेता कहते रहे कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, बलात्कार हुआ ही नहीं, वो चिल्ला रहे थे। और ये सोचने की बात है। और जब प्रियंका गांधी जी हाथरस पहुंची, बहुत मुश्किलों के बाद वो उनको पहुंचने दिया गया, उनको रोका गया, उनको कमरे में बंद रखा गया पुलिस प्रशासन के द्वारा 2 दिन। उन्होंने कहा मैं मिलकर जाऊंगी, आप मुझे चाहे पूरी जीवन रखिए बंद, चाहे जेल भेज दीजिए, मैं मिलकर रहूंगी, क्योंकि वो पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार से मिलने का मेरा हक है, मैं मिल सकती हूँ। तो वो डरी नहीं, अडिग रही और उनसे मिली। तो उन्होंने देखा उन्नाव रेप केस में भी यही हुआ, जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक था, उसी के पक्ष में बीजेपी नेता वाले रैली निकाल रहे थे, मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाल रहे थे कि मेरा नेता निर्दोष है, जबकि जांच हुआ और आरोप सिद्ध हुआ और वो विधायक जेल में है। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में पुलिस ने फिर से चलाया चेकिंग अभियान। ना मास्क लगाने वालों के विरुद्ध अब कार्रवाई करती दिखी माघ मेला पुलिस। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए माघ मेला क्षेत्र में पुलिस ने अभियान जारी कर दिया है और बिना मास्क लगाए लोगों का पुलिस ने यहां रोका और लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया और साथ ही लोगों का पुलिस ने चालान भी किया। बता दें, बिना मास्क लगाए माघ मेला क्षेत्र में घूम रहे लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। प्रयागराज के फाफा मऊ ब्रिज का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रिज के बीचों बीच दरार आ गई और एक बड़ी दरार के कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है ये ब्रिज, जिससे कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। हाल ही में शास्त्री ब्रिज पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसके बाद अब ये दृश्य फाफा मऊ ब्रिज पर दिखाई दे रहा है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही से हो सकती है बड़ी दुर्घटना।
संगम नगरी प्रयागराज में संगम तट पर आज श्रद्धालुओं ने बसंत पंचमी के दूसरे दिन रविवार को भंडारे का आयोजन किया, जिसमें गरीबों और यहां आए श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन मुहैया कराया गया, जिसमें यहां कुछ युवाओं ने भंडारे करा और यहां लोगों को तहरी और अन्य प्रसाद के रूप में बांटा। संगम क्षेत्र में आज भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोग भंडारे का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।